अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है बच्चों, खैरियत से हैं सारे? ठीक है। अच्छा, ये वीडियोस मैं काफ़ी अर्से बाद बना रहा हूँ। हो सकता है कुछ ब्राइटनेस का इशू हो या कोई ऐसी बात हो, तो आपने कोशिश करनी है कि मोबाइल को ज़रा जैसे हॉरिजेंटल शेप में ऐसे करके फुल स्क्रीन करके देखेंगे तो प्रॉबेबली आपको नज़र आएगा। मेरे पास ये पेज है जिस पे ना SOS है, यानी स्मार्ट सिलेबस है। हमने जो क्लास में लेक्चर पढ़ा था वो हमारे पास था AC जनरेटर तक, सेकेंड ईयर की बात करूँ फिलहाल। तो AC जनरेटर के बाद जो स्मार्ट सिलेबस है उसके अंदर बाकी सिलेबस, बाकी रिमेनिंग 15 चैप्टर नहीं है। जो उसके शॉर्ट क्वेश्चन हमने करने थे वो हम आज डिस्कस करेंगे। उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, एक तो आप अपने पास देख लें, SOS जो क्लास वर्क है वो मेरे पास यहाँ पे मेंशन है इस पेज पे। वो है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक, यानी 15 चैप्टर एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन 1 से 5 तक, और उसके बाद क्वेश्चन 8, 9, 10 और 13। तो पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर उसकी बात करें, आप लोगों ने क्या करना है कि इस लेक्चर को सुनने से पहले ना आपने जो शॉर्ट क्वेश्चन टेक्स्ट बुक है वो अपने सामने आपने रखनी है, और एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन मैं रीड भी करूंगा, वो पहले आपने क्वेश्चन समझना है, फिर उसका आंसर हम डिस्कस करेंगे। तो जो 15.1 है, अगर बात करें पहले 15.1 शॉर्ट क्वेश्चंस की, एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर कहा गया है कि डज द इंड्यूस EMF इन अ सर्किट डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट। और दूसरा इसका जो पार्ट है वो ये पूछा है, डज द इंड्यूस करंट डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। यानी इस क्वेश्चन के दो हिस्से। पहला आपसे ये कहा गया है कि इंड्यूस EMF क्या सर्किट के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है या नहीं। दूसरा ये पूछा गया है क्या इंड्यूस करंट डिपेंड करता है या नहीं। देखो, पहले क्वेश्चन का आंसर के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पार्ट ए। आपने EMF का एक फॉर्मूला पढ़ा है, वो आपके पास है -N, और फिर यहाँ पर होता है डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। आप देखें इस पूरे क्वेश्चन के, ये जो हमारे पास सारी स्टेटमेंट है, इसके अंदर कहीं भी हमारे पास रेजिस्टेंस का फैक्टर है ही नहीं। ये नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं किसी कॉइल की, ये फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, जो मैग्नेटिक फील्ड पास आउट हो रही होती, और ये टाइम होता है, ये EMF है। तो इसका मतलब EMF जो है, हम कहेंगे डज नॉट डिपेंड, या इंड्यूस EMF डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। दूसरा जो पार्ट हमसे पूछा गया था इसी क्वेश्चन में, वो हमें कहा था कि क्या इंड्यूस करंट जो है क्या वो डिपेंड करता है। ये चैप्टर 15 का जो पहला आर्टिकल है उसके अंदर लिखा हुआ है हमारे पास फॉर्मूला, वो है I इज इक्वल टू E/R। यहाँ पर जो ये करंट है ये एक्चुअली हमारे पास इंड्यूस करंट है, और हमने रिलेशन से हमें ये पता चला कि इंड्यूस करंट जो है वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट पे। तो फार्मूला से आप मेंशन करेंगे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए, जो एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर उसने हमें ये कहा है कि, ये पहले यहां लिख लेते हैं 15.2। इसमें कहा है कि अ स्क्वायर लूप ऑफ अ वायर इज मूविंग थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द नॉर्मल टू द लूप is oriented parallel to the magnetic field, is EMF induced in the loop, give the reason for your answer। हमने ये बताना है कि अगर सपोज हमारे पास एक स्क्वायर लूप हो, और वो कहता है मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने क्या किया कि सपोज यहाँ पर एक जो है, सपोज ऐसे एक स्क्वायर रेक्टेंगल जो है वो लूप हमने बना लिया। अब ये लूप जो है उसने कहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है सपोज इसमें से इस तरह पास हो रही है। वो ये कहता है कि क्या ऐसे पॉसिबल है कि इंड्यूस ना हो, यानी EMF इंड्यूस ना हो, क्या ऐसे पॉसिबल है। आपने सिर्फ ये बताना है कि जब भी, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है जब चेंज होता है किसी कंडक्टर में, तो फिर हम कहते हैं इसके अंदर करंट इंड्यूस होता है या EMF इंड्यूस होता है। लेकिन अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, यानी हम ये कहें कि अगर सपोज एक कंडीशन हमारे पास ये हो कि ये जो हमारे पास फ्लक्स है फाई, यानी चेंज इन फ्लक्स इज इक्वल टू 0 हो, इसका मतलब ये होता है कि फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। इससे यही मुराद होगी ना, यानी
अगर फाई चेंज नहीं हो रहा, मतलब फाई मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है, इसका मतलब ये होगा डेल्टा फाई, यानी चेंज इन फ्लक्स इज इक्वल टू जीरो। अब जब चेंज इन फ्लक्स जीरो होगा, हमें एक बात पता है, बाय फैराडेज लॉ हम ये कह सकते हैं, फैराडेज लॉ, इसके मुताबिक क्या होता है कि ईएमएफ जो हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ है वो इक्वल होती है माइनस एन डेल फाई ओवर डेल टी के। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि सपोज अगर डेल फाई यहाँ हमारे पास जीरो है, तो अगर अब ये जीरो अगर इस इक्वेशन में पुट करें तो फिर हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा E इज इक्वल टू माइनस एन इंटू जीरो डिवाइडेड बाई डेल टी। तो इसका मतलब हमारे पास एक्चुअली जो ईएमएफ आएगा वो जीरो आएगा अगर ये केस होगा तो। यानी उसने कहा आप अपना आंसर बताएं और रीजन बताएं कि किस तरह अगर एक कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखें और फ्लक्स जीरो है, तो ये रीजन आपने सारी बतानी। इसके बाद ये कुछ डायग्राम वाले शॉर्ट क्वेश्चन हैं, लेकिन हमें इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ये ठीक बात है कि ये कम आते हैं ज़रा बोर्ड में, लेकिन फिर भी अगर कॉन्सेप्ट होगा तो उम्मीद है कि हम हो सकता है इससे रिलेटेड कोई एमसीक्यूज ऐसा बन जाए जो इसमें कॉन्सेप्ट हो। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, यानी हमारे पास एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी 15.3, इसके अंदर उसने हमें ये कहा है, एक ना उसने डायग्राम दी है, साथ कहा है अ लाइट मेटेलिक रिंग इज रिलीज फ्रॉम अबव इनटू अ वर्टिकल बार मैग्नेट, व्यू फ्रॉम अबव, डज करंट फ्लो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इन द रिंग। देखो बच्चों, पहले ना उसने क्या कहा है कि सपोज यहाँ पर हमारे पास एक लूप है, यानी एक रिंग है। वो जो रिंग है ना, वो हमने कहा कि कुछ इस तरह ये मेटेलिक रिंग है। इससे मुराद ये है कि इस रिंग के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पास होगी तो करंट इंड्यूस हो सकता है। हमने क्या किया कि एक हमारे पास है मैग्नेट, हमने कहा कि ये एन साइड है और ये एस साइड है, यानी एक नॉर्थ है और एक साउथ है। हमने इसको इसके ऊपर इस मैग्नेट को इस रिंग को इस मैग्नेट के ऊपर ऐसे छोड़ दिया। अब जाहिर है इस मैग्नेट से इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकल रही थी, वो जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेंगी तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा इस सर्कल का, इस जो रिंग हमारे पास है मेटेलिक, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा। एक्चुअली उसने पूछा ये कि क्या ये करंट क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज। आप देखें बताएं, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ आपको पता है कि जिसकी वजह से इसमें करंट आएगा ये इसको अपोज करेगा, गोया इसका नॉर्थ पोल किधर होगा, नीचे होगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्चुअली हमारे पास क्या होगी, नीचे की तरफ होगी। तो ये जो फिंगर्स हैं, यानी हमारे पास फिर इस लूप के अंदर इस तरह करंट फ्लो करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, नीचे, और ये जो फिंगर्स हैं ये हमारे पास किसको शो करेंगे, मैग्नेट करंट की डायरेक्शन को। तो हम कहेंगे कि क्लॉकवाइज होगा, करंट क्या होगा, क्लॉकवाइज। आप ऐसे बना के देखेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड है नीचे की तरफ इसमें, यानी इसकी वजह से इसमें क्योंकि इंड्यूस हुआ है, तो हम कहेंगे कि इसका नॉर्थ पोल इसी साइड पर होगा, तभी ये इसको अपोज करेगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। तो फिर हम क्या कहेंगे कि यूं इस तरह ये फिंगर्स हमारी जो शो करेंगी करंट की डायरेक्शन ऐसे, और ये मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो डायरेक्शन हमारे पास बनेगी करंट की वो हमारे पास क्लॉकवाइज होगी। इसके बाद हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। ये सारे हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो क्वेश्चन हमारे पास स्मार्ट सिलेबस के अंदर हैं, इसके अलावा जो हमारे पास क्वेश्चन होंगे वो हम नहीं करेंगे। हमें यहां पर कहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू अ रेजिस्टर आर इन अ गिवन फिगर्स व्हेन स्विच इज ओपन और क्लोज। हमें एक्चुअली ना एक यहाँ पर डायग्राम बनाकर दी हुई है, उसने एक्चुअली ये डायग्राम बनाकर उसने पूछा है कि बताएं कि क्या ये जो हमारे पास ये इस तरह कुछ डायग्राम है, यानी एक सोलेनाइड बना हुआ है और ये सोलेनाइड जो है इसके साथ उसने एक स्विच भी अटैच किया हुआ है और साथ उसने अटैच किया हुआ है एक स्विच अटैच किया हुआ है और साथ एक सेल अटैच किया हुआ है। सपोज ये हमारे पास हो गया स्विच हो गया और सेल हमारे पास ऐसे ये हो गया, ये एक सोलेनाइड है।
अब इसने कहा कि सपोज यहाँ पर भी एक सोलेनाइड है हमारे पास, हम क्या करेंगे कि इस सोलेनाइड के साथ सिर्फ इसने क्या लगा दिया, एक रेजिस्टर लगा दिया R। अब ये वाला जो सोलेनाइड है, क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, इसने आगे क्या कहा है, पहले इसकी डायग्राम जो है ना वो हम ऐसे बना लेते हैं। अब यहाँ पर इसने अटैच की हुई है सिर्फ रेजिस्टेंस, जिसको हमने R कह दिया। दो सोलेनाइड हैं, जाहिर है इसका जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा कि इसमें से करंट पास होगा। करंट पास होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ से इस तरफ फ्लो करेगा और इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा। ये फेनोमेना तो हमें पता चल गया। अब उसने कहा है कि द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द रेजिस्टर आर इज क्या होगी, व्हेन स्विच इज क्लोज। जब स्विच को हम क्लोज कर देंगे इसका मतलब ये होगा कि लेफ्ट से राइट पर डायरेक्शन होगी, यानी करंट फ्लो करेगा जाहिर है लेफ्ट साइड से राइट साइड पर, इस तरह, यानी इस तरह फ्लो करेगा। तो इसकी जो डायरेक्शन हमारे पास बनेगी करंट की, वो हमारे पास कुछ इस तरह बनेगी। इस तरह करंट जो है वो इसके अंदर यू आना शुरू होगा। अब ये करंट इंड्यूस हुआ इसके अंदर, जैसे इसके अंदर, अब आप ये देखें कि यहाँ नॉर्थ पोल बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, इधर क्या बनेगा, नॉर्थ पोल। इसके अंदर इंड्यूस होगा तो इसका नॉर्थ पोल इसी साइड पर बनेगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। तो ये हमारे जो फिंगर्स हैं ये शो करेंगी करंट, और ये जो थंब है ये शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। जब हम इसको यूं पकड़ेंगे तो इसका मतलब ये करंट यूं होना चाहिए, यानी अपवर्ड। इसका करंट क्या होना चाहिए, अपवर्ड होना चाहिए। तो ये हमारे कुछ करंट की डायरेक्शन बनेगी। इसी तरह जिसको हम लेफ्ट से राइट भी कह सकते हैं, यानी जब हम स्विच क्लोज करेंगे करंट जो है वो प्राइमरी कॉइल में इंक्रीज होगा 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक, और उसके बाद फिर इंक्रीज होकर ये सेकेंडरी कॉइल में जो करंट इंड्यूस करोगा वो लेफ्ट से राइट होगा। दूसरा इसने जो बात की है वो कहे व्हेन, जब हमने जो सर्किट बनाया है, सपोज ये जो हमने स्विच बनाया, अगर इस स्विच को ओपन कर दें, उसमें तो लेफ्ट से राइट था, अब जब स्विच ओपन करेंगे तो फिर क्या होगा, जब स्विच ओपन करेंगे, देखें ये वाला स्विच कर दिया ओपन, करंट मैक्सिमम था, अब वो कम होना शुरू हो गया। जब करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, यानी पहले करंट बढ़ रहा था, अब करंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यानी इस साइड पर साउथ पोल बन जाएगा और इधर नॉर्थ बन जाएगा, क्योंकि उलट हो गया ना डायरेक्शन, पहले करंट बढ़ रहा था, अब फिर क्या हो रहा है, कम, डायरेक्शन चेंज हुई करंट की, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो गई। जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी तो फिर जाहिर है यहाँ पर अब नॉर्थ पोल है, और फिंगर्स कैसे हैं, यानी अब करंट इस कॉइल में ऊपर के बजाय ऐसे नीचे होना चाहिए, यानी राइट से लेफ्ट पे होना चाहिए। ये थोड़ा सा डायग्राम वाला हमारे पास है ये जो क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आप इसको देख लीजिएगा, थोड़े से कॉन्सेप्ट अगर होंगे तो वो इसमें क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद है 15.5। जो 15.5 क्वेश्चन है, इसके अंदर इसने कहा है कि ये हमने लिख लिया 15.5। इसके अंदर जो क्वेश्चन इसने कहा है वो कहा है डज द इंड्यूस ईएमएफ ऑलवेज एक्ट टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट। वो ये पूछ रहा है कि क्या इंड्यूस ईएमएफ हमेशा सर्किट में करंट को, या क्या कहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करने के लिए ही इस्तेमाल होती है। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इंड्यूस ईएमएफ जो होता है वो अपोज करता है मैग्नेटिक फ्लक्स को, जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है, ना कि वो डिक्रीज करता है। डिक्रीज नहीं करता, हम कहेंगे नो, इट एक्ट टू अपोज द चेंज व्हिच इज कॉजेज द करंट, यानी जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ है या ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है, ये उसको अपोज करता है। लेंज लॉ में हमने यही पढ़ा था, ना कि ये डिक्रीज करता है। इसके बाद हमारे पास जो एसओएस यानी स्मार्ट सिलेबस है, उसके अंदर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 13, यानी 4 क्वेश्चन हमारे रह गए, उसके बाद बाकी सिलेबस में नहीं है, यानी जो क्लास वर्क है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें उसने कहा है हाउ वुड अ पोजीशन ऑफ अ फ्लैट लूप ऑफ अ वायर इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड सो दैट देयर इज नो ईएमएफ इन द लूप। एक्चुअली हमने क्या करना है, उसने कहा हाउ वुड यू पोजीशन अ फ्लैट लूप, आप किसी फ्लैट लूप को किस तरह रखेंगे, क्या पोजीशन देंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज ना हो, गोया ईएमएफ ना हो। अगर हमें ये पता है कि सपोज कि बी डॉट
बी डॉट ए, अगर लिखें बी ए कॉस थीटा, कॉस थीटा अगर सपोज हमारे पास क्या हो 90 डिग्री, तो कॉस 90 हमारे पास क्या होता है भाई, 0 होता है। यानी ये जो हमारे पास बी ए है, बी ए हमारे पास क्या है, बी ए को कहते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हम अगर cos 90 होगा, यानी cos 90 से मुराद ये है कि B और A आपस में परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि B का जो A का यूनिट वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, लेकिन A का प्लेन पैरेलल होगा। ये बात हमने चैप्टर 14 में भी कई बार पढ़ी है कि ये जो हमारे पास एरिया होता है उसका ये जो है ये यूनिट वेक्टर है और ये एरिया का प्लेन होता है। तो इस एरिया का प्लेन पैरेलल होगा जबकि इसका यूनिट वेक्टर इसके परपेंडिकुलर, और हम एंगल यूनिट वेक्टर से लेते हैं। तो हमने इसलिए कहा कि सपोज ये 90 डिग्री होगा तो cos 90 0 होता है। तो फ्लक्स अगर हमारे पास सपोज 0 होगा तो हम लिख सकते हैं ईएमएफ भी फिर हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा, अगर फ्लक्स हमारे पास 0 हो। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला अगर हमारे पास फ्लक्स क्या होगा 0, तो हम लिख सकते हैं कि ईएमएफ विल बी आल्सो 0। तो इस तरह हमारे पास इस केस के अंदर नो ईएमएफ इंड्यूस इन अ सर्किट। इसके बाद हमें ये कहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 जो है, यानी ये क्वेश्चन 8 था, क्वेश्चन 8 के बाद ये मैंने चेंज नहीं किया, बहरहाल ये क्वेश्चन 8 था, 5 ही लिखा रहा। तो क्वेश्चन 9 की अगर बात करें, इसमें उसने कहा है इन अ सर्टेन रीजन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट्स वर्टिकली डाउनवर्ड when the plane flies due to north, which wingtip is positively charged। यानी उसने ये कहा है कि सपोज किया कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वो वर्टिकली डाउनवर्ड। ये पेज को हमने कह दिया, ये जो बोर्ड है इस पर ये क्रॉस के साइन से मुराद क्या है कि ये मैग्नेटिक फील्ड पेज की तरफ है, यानी बोर्ड की तरफ है। ऐसे इस तरह अगर ये हमारे पास सपोज किया कि एक ये हमने ले लिया, ये नॉर्थ साइड है, ये हमारे पास है साउथ, इसी तरह ये हमारे पास ईस्ट है और ये वाली हमारे पास वेस्ट है। अब आप बताएं कि उसने क्या प्लेन किधर जा रहा है, वो जो जा रहा है वो तो है हमारे पास इस तरफ नॉर्थ वाली साइड पर। तो मैग्नेटिक फील्ड हमने कहा कि ये देखिए मैंने आपको पहले भी कई बार बना के बताया कि सपोज अगर हमारे पास इस तरह ये जो हाथ राइट हैंड रूल की अगर बात की जाए, तो ये राइट हैंड रूल में ये हमने पढ़ा हुआ है, ये मैंने लेफ्ट से बनाया लेकिन राइट ही बनाया, जैसे कि इस तरह सपोज किया कि ये मेरे पास होता है मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पर ये मेरे पास होता है करंट आई, जबकि बीच में मेरे पास इसको मैं कहता हूँ फोर्स, यानी बाहर की तरफ इस तरह। अब आप ये देखें कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मेरा राइट हैंड है, मैग्नेटिक फील्ड इस फिंगर से इस तरफ और करंट किस तरफ ऊपर, ये जो नॉर्थ पे उसने कहा है फ्लाइज नॉर्थ, तो मैं ये फोर्स किधर एक्ट करेगी, पॉजिटिव पार्टिकल पे इस तरफ, तो हम कहेंगे वेस्ट विंग विल बी पॉजिटिवली चार्ज। समझ गए बात, वेस्ट विंग विल बी पॉजिटिवली चार्ज। तो अब इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। जो क्वेश्चन 10 हमारे पास है इसके अंदर हम क्या करेंगे, सपोज देखते हैं कि क्वेश्चन 10 में प्रोबेबली प्रूव है शायद कोई एक 15.10, इसमें उसने कहा शो दैट ई एंड डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी हैव सेम यूनिट। उसने कहा है कि सपोज प्रूव करें, प्रूव दैट E and delta phi over delta t have same units। इनके यूनिट्स क्या है, सेम। E की बात की जाए, इसका तो आपको पता है ये क्या होता है, वोल्ट होता है, और वोल्ट को हम कह सकते हैं न्यूटन पर कूलम। दूसरी बात अगर की जाए सपोज इसकी डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी की, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा फाई इसका होता है वेबर बाय सेकंड। तो वेबर को हम कैसे लिख सकते हैं, वेबर को लिख सकते हैं न्यूटन मीटर पर एम्पेयर, और यहाँ पर क्या आएगा, सेकंड आएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड, पर एम्पेयर को इधर एम्पेयर कर दिया। तो हमें पता है कि न्यूटन मीटर क्या होता है,
जूल होता है। न्यूटन मीटर हमारे पास क्या होता है भाई, जूल होता है। और सॉरी ये मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी भाई, ये हमारे पास जो वोल्ट होता है वो जूल पर कूलम होता है, क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला है W/Q इज इक्वल टू वोल्ट। तो W का हमारे पास होता है जूल, जबकि Q हमारे पास होता है कूलम। तो इसका हमारे पास ये बनेगा भाई, ये मिस्टेक मुझसे हुई, याद रखिएगा, न्यूटन पर कूलम नहीं, जूल पर कूलम है। इसी तरह यहाँ से हमारे पास ये जो न्यूटन है, न्यूटन मीटर, ये हमारे पास जूल आएगा और सेकंड एम्पेयर हमारे पास क्या आएगा, कूलम आएगा। तो इस तरह आप इसको प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन 13 जो है वो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 13 में उसने ये कहा है कि इज इट पॉसिबल टू चेंज बोथ एरिया एंड लूप of the magnetic field passes through the loop and still not have induced EMF in the loop। क्या ये पॉसिबल है कि उसने कहा है कि एरिया और मैग्नेटिक फील्ड, एरिया मैग्नेटिक फील्ड से पास, मैग्नेटिक फील्ड एरिया से पास हो रही हो तब भी कोई ईएमएफ इंड्यूस ना हो सकता है। देखिए हमने पढ़ा है फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी इससे रिलेटेड बात पड़ी थी, यानी हम कहते हैं बी ए कॉज ऑफ थीटा। अगर थीटा हमारे पास क्या हो 90 डिग्री, तो कॉज 90 हमारे पास क्या होता है भाई, जीरो होता है। तो फिर हमारे पास फाई क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ई का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ माइनस डेल फाई ओवर डेल टी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि नेगेटिव एन और यहाँ पर क्या आएगा जीरो, और इधर क्या लिखेंगे डेल टी। तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, जीरो। इसका मतलब ये है कि रिलेटिव फ्लक्स जो है वो चेंज इन फ्लक्स जीरो होना चाहिए। चेंज इन फ्लक्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो अगर चेंज इन फ्लक्स जीरो होगा तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो मैग्नेटिक इंड्यूस ईएमएफ है वो भी जीरो होगा। गोया इंड्यूस फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स, एरिया और मैग्नेटिक फ्लक्स आपस में रिलेटिवली मूव ना करें, यानी दोनों मूव करें, लेकिन सपोज किया यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकला ये एरिया, अगर ये ऐसे मूव कर रहे हैं साथ ही, तो इनका रिलेटिवली मोशन तो जीरो है, तो इस वजह से इंड्यूस ईएमएफ भी क्या होगा, जीरो। तो ये हमारे पास थे शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 15 के। तो ये सेकंड ईयर के लिए जो लेक्चर है, अब इसके बाद मैंने न्यूमेरिकल पढ़ाने, और न्यूमेरिकल जो है इंशाल्लाह कल तक या परसों तक इंशाल्लाह न्यूमेरिकल का भी आपके पास लेक्चर आ जाएगा।